तो भाई लोगों हेडिंग डालो, न्यूरल रेगुलेशन, है ना। न्यूरल रेगुलेशन हम लोग हेडिंग डालते हैं पहले। तो मैं आपको न्यूरल रेगुलेशन सर और पर CO2 ऑफ रिलीज ऑफ CO2 इन एल्वेलाई करना था ना सर। रिलीज रिलीज ऑफ CO2 इन एल्वेलाई नहीं कराने हैं। ना भाई, इधर है, कहाँ हो? अरे तुम गलत बोल रहे हो। वो तो हम लोगों ने पहले कर लिया था, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, रिलीज ऑफ CO2 फ्रॉम टिश्यूज, ये करना है, ये था ना। है, बोलो बोलो बालक। सर आपने ये लिखवाया था लास्ट क्लास अच्छा ये में, लिखवाया रिलीज था, ऑफ CO2। यस सर। अच्छा अच्छा ठीक है, तो फिर सही लिखवाया था। राइट, यू आर राइट, ठीक, तुम सही कह रहे हो दोस्त, ऐसे ही होगा। देखो, यू आर एब्सोल्युटली राइट, समझो बात को, इसीलिए मैं लिखवा देता हूँ टॉपिक। राइट, तो रिलीज ऑफ CO2 इन एल्वुलाई, है ना। तो टिश्यू से लेने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड कैसे एल्वुलाई में रिलीज होती है, ये भी रह रहा है, रिलीज ऑफ CO2 इन एल्वुलाई। अब देखो एल्वुलाई में CO2 कौन रिलीज करेगा? जिसने CO2 को कैरी किया। CO2 को कैरी किसने किया? आरबीसी ने। अब आरबीसी ने CO2 को कैरी किया तो आरबीसी ने क्या किया? आरबीसी ने ऑक्सीजन पिक किया एल्वुलाई से, ब्लड के साथ में लेकर के गई और टिश्यू में ऑक्सीजन छोड़ दिया। ऑक्सीजन क्यों छोड़ा? कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट ज्यादा था, डिफरेंस ज्यादा था, जिसकी वजह से ऑक्सीजन होल्डिंग कैपेसिटी, ऑक्सीजन बॉन्ड होल्डिंग कैपेसिटी हीमोग्लोबिन की वीक हो गई और उसको ऑक्सीजन छोड़ना पड़ा। बदले में उसने कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया। कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कैसे हुआ ये अपन ने पढ़ लिया ना। अब ये जो आपके आरबीसी है ये पहुंचती है किसके पास में? आरबीसी, ब्लड प्लाज्मा, है ना, ये दोनों ही, और दूसरा जो डिसॉल्व कंडीशन में, तीनों ही तरह की कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचती है एल्वुलाई के पास। अब ये तीनों लोग जाकर के एल्वुलाई को कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कैसे करते हैं, उसको देते कैसे, है ना, दैट इज द एक्चुअली टॉपिक। तो चलो मैं आपको पहले समझाता हूं, आपका 100% फोकस इधर चाहिए, उसके बाद फिर आप लिखिएगा जो भी मनो करिएगा, बट पहले आप समझिए बात को ना, समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, रटना कुछ भी नहीं है। आपको लास्ट डायग्राम से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो अब हुआ क्या भाई साहब कि एल्वुलाई में क्या है, एल्वुलाई में, एल्वुलाई के पास तो ऑक्सीजन ज्यादा है, तो फ्रॉम एल्वुलाई, है ना, तो ये अपनी एल्वुलाई हो गई। ये एल्वुलाई हो गई। एल्वुलाई ने क्या दिया? ऑब्वियसली एल्वुलाई के पास ऑक्सीजन का जो प्रेशर है हम लोगों ने पढ़ा था, कितना है? बोलो बोलो, कितना है मेराज ऑक्सीजन का प्रेशर? 104 mmHg, याद है ना, इतना ही तो है। तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है। अब क्या होता है, यहां पर ऑक्सीजन आती है। अब ऑक्सीजन क्या करती है कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन को पुश करती है, हीमोग्लोबिन के पास आती है। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, इसने अभी जो HHB, याद है ना, HHB साथ में रखिएगा, जो पुराना वाला है, HHB जो था उसके बॉन्ड को उसने ब्रेक कर दिया। और क्या हुआ, इससे हाइड्रोजन आयन अलग हो गया। ये हाइड्रोजन आयन कहां से आया था? ये हाइड्रोजन आयन आया था कार्बोनिक एसिड से आया था। क्लियर है ना, समझ पा रहे हो ना मेराज, ये बात समझ में यस आ रहा है सर। ना? हाँ, तो ये हाइड्रोजन आयन वहां से आया। अब क्या हुआ, दिस हाइड्रोजन आयन विल बी रिलीज्ड, है ना, दिस हाइड्रोजन आयन विल बी रिलीज्ड। तो ये भाई सब रिलीज हो जाएगा। जब ये हाइड्रोजन आयन रिलीज हो जाएगा, है ना, तो हाइड्रोजन आयन रिलीज होने की वजह से अब जो क्लोराइड शिफ्ट वाला पैटर्न था, है ना, जो क्लोराइड शिफ्ट वाला हमारा चल रहा था, वो जो वो थे, गेटवे थे, वो ऑपोजिट चलने लगेंगे, है ना। अब क्या होगा, अब कुछ रिएक्शन ऑपोजिट होगी। ऑपोजिट कैसी रिएक्शन होगी? क्लोराइड बाहर जाएगा, है ना, और H2CO3, HCO3 जो था कार्बोनेट बाइकार्बोनेट आयन थे, वो अंदर आ जाएंगे। तो HCO3 अंदर आ जाएंगे,
मतलब कि क्लोराइड शिफ्ट का ऑपोजिट होगा और क्लोराइड बाहर चले जाएंगे, ठीक है ना। अब क्या होगा, ये हाइड्रोजन आयन आएगा किसके पास में, इसके पास। अब इसके पास जब हाइड्रोजन आयन आ जाएगा तो अब ये फर्दर क्या करेगा, अब ये फर्दर फिर से हाइड्रोजन आयन के साथ में मिल करके H2CO3 का फॉर्मेशन, मतलब कार्बोनिक एसिड बनाएगा। H2CO3 क्या करेगा, अब H2CO3 फिर से सेम डिसोसिएशन होगा, क्योंकि ये तो एक अनस्टेबल कंपाउंड है। अब ये जो आपका H2CO3 है ये फिर से डिसोसिएट हो जाएगा। किसमें डिसोसिएट हो जाएगा, H पॉजिटिव प्लस HCO3 नेगेटिव, बाइकार्बोनेट आयन, है ना। अब ये क्या होगा, H2CO3, ये प्रोसेस चलती रहेगी, है ना। और क्लियर है ना, समझ में आ रहा है ना। यस सर। एक मिनट, H2CO3, ठीक है, ये H2CO3 बन गया। अब H2CO3 यहां पर हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि एक एंजाइम है, क्या नाम था उस एंजाइम का, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज के प्रेजेंस में तो हमें पता है H2CO3 एक अनस्टेबल कंपाउंड है, ये ब्रेक किस में होगा, ये H2O में प्लस CO3 में, CO2 में ब्रेक हो जाएगा, है ना। अब ये CO2 क्या होगी, दिस CO2 विल बी रिलीज टू alveoli, released to alveoli। देखो मैंने कहा एल्वोलाई के पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की वजह से जो HHB था वो ब्रेक हो जाएगा, हीमोग्लोबिन अलग हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन अलग हो जाएगा। हीमोग्लोबिन बॉन्ड बना लेगा ऑक्सीजन के साथ में, ऑक्सीजन के साथ में हीमोग्लोबिन जब बॉन्ड बना लेगा तो हाइड्रोजन आयन अलग हो जाएगा। हाइड्रोजन आयन जैसे रिलीज होंगे, अलग होंगे, वैसे क्या होगा, ये क्लोराइड शिफ्ट वाला जो पंप था, ये जो गेटवे था, ये उल्टा काम करने लगेगा, है ना। ये जो एंटीपोर्ट है उल्टा काम करने लगेगा, क्लोराइड आयन बाहर चले जाएंगे, बाइकार्बोनेट आयन अंदर आ जाएंगे, बाइकार्बोनेट आयन के साथ में हाइड्रोजन आयन मिलकर के क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, कार्बोनिक एसिड बनाएगा। कार्बोनिक एसिड कार्बोनिक एनहाइड्रेट की प्रेजेंस में अगेन H2O प्लस CO2 में ब्रेक हो जाएगा, CO2 एल्वोलाई में रिलीज कर दीजिएगा। इज इट क्लियर और नॉट, टेल मी। यस सर। है ना। तो अब आप करिए, क्या करेंगे, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, इस पूरे डायग्राम को नोट कर लीजिए, बस ये फ्लो डायग्राम नोट कर लो, बाकी मैं लिखवा देता हूँ। एक और बात, क्वेश्चन ये नहीं था, क्वेश्चन ये पूछा गया था, व्हाट इज हेल्डेन इफेक्ट। दिस इज नॉट इन एनसीईआरटी, आई थिंक हेल्डेन इफेक्ट नहीं दिया हुआ। एक्चुअली हेल्डेन इफेक्ट कोई अलग चीज नहीं है, यही हेल्डेन इफेक्ट, इसी को हम लोग बोलते हैं हेल्डेन इफेक्ट, भी इसी को बोला जाता है। याद रखना, क्लोराइड शिफ्ट को हम बर्गर इफेक्ट बोलते हैं और इसको हेल्डेन इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। ये इसलिए बोलते हैं कि एक साइंटिस्ट थे जीएस जीएस हेल्डेन, ये भाई साहब स्कॉटलैंड के थे, है ना। तो ये स्कॉटिश साइंटिस्ट थे जीएस हेल्डेन, और जीएस हेल्डेन स्कॉटिश साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया, हेल्डेन इफेक्ट को खोजा था। चलो नोट कर लो, फिर उसके बाद मुझे नोट करके बताइए, फिर मैं आपको नोट लिखवा देता हूँ, डिक्टेट कर देता हूँ। सर हो गया। हो गया, ठीक है, चलिए नोट करिए, ठीक है। हो हिबा, हो गया ना। 2 मिनट से मेरे पास एक चीज लिखनी है। Yes, sir. ओके ग्रेट।
यस सर। ओके ग्रेट। चलिए नोट कीजिए, ये एक स्टेटमेंट है जो हेल्डेन ने दिया था, इसी को हम हेल्डेन इफेक्ट बोलते हैं। नोट करेंगे, बाइंडिंग ऑफ O2 with hemoglobin, binding of O2 with hemoglobin tends to displace CO2. Binding of O2 with hemoglobin tends to displace CO2 from blood. Binding of O2 with hemoglobin tends to displace CO2 from blood. This is called Haldane effect. जब ब्लड से ऑक्सीजन बाइंड होता है तो बदले में ब्लड को कार्बन डाइऑक्साइड देनी पड़ती है, इसी प्रोसेस को हम हेल्डेन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन हीमोग्लोबिन ऑफ द alveoli blood capillaries, when hemoglobin of the alveoli blood capillary takes up O2, the hydrogen ion is released from it. When hemoglobin of the alveoli blood capillaries takes up O2, the hydrogen ion is released from it. Let's stop. Then chloride is released from the blood capsules and bicarbonate ion comes inside the RBC. Let's stop. After this, next point है, after this bicarbonate ion react with hydrogen ion. After this bicarbonate ion react with hydrogen ion to form carbonic acid, comma, as a result H2CO3 is split into CO2 and H2O. As a result H2CO3 सर टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड की बात क्या है? कार्बनिक एसिड, कॉमा, as a result H2CO3 is split into H2O and CO2. H2CO3 is split into H2O and CO2 in presence of carbonic anhydrase enzyme. Full stop. This CO2 is released into alveoli. ठीक है भाई लोगों? यस सर। राइट। अब हम लोग देखते हैं न्यूरल कंट्रोल, है ना। मतलब न्यूरल कंट्रोल का मतलब क्या होता है आप समझो, जब आप साइकोलॉजिकली डर जाते हो, आपकी सांसें तेज चलने लगती है ना, या आप लेजी फील करते हो, आपकी सांसें धीरे चलने लगती सर वो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक चीजों से होता है ना। है। एग्जैक्टली।
है ना। तो अब हम वो डिस्कस करने वाले हैं कि विच पार्ट ऑफ आवर ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द रेट ऑफ ब्रीदिंग, है ना। कब ब्रीदिंग तेज होनी, अपन सोते हैं तो ब्रीदिंग रेट ऑलमोस्ट हाफ हो जाती है। किसी भी एनिमल की ब्रीदिंग रेट अगर स्लीपिंग टाइम पे पूछा जाए उसकी हाफ कर दो ऑलमोस्ट, है ना, ऑलमोस्ट हाफ हो जाती है। मेटाबॉलिक, क्योंकि मेटाबॉलिक रिएक्शंस भी जो होती हैं वो स्लो हो जाती है सोते समय, है ना। तो आखिर ये कैसे कंट्रोल होता है, दैट इज दी, सो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे न्यूरल रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। मैं एक फ्लो चार्ट में आपको समझा दूंगा न्यूरल रेगुलेशन। सर आपने क्या बोला अभी? न्यूरल रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, कि रेस्पिरेशन को कैसे कंट्रोल किया जाता है। देखो, ये हमारे ब्रेन का नीचे वाला पार्ट है ना, दिस पार्ट, एंड व्हाट वी कॉल दिस पार्ट, क्या बोलते हैं इसको, आखिरी वाले पार्ट को क्या बोलते हैं मेराज? सर सेरिबेलम। बहुत मारेंगे तुमको। सेरिबेलम बोलते हैं। सेरिबेलम पीछे वाला होता है बेटा, हाइड ब्रेन। हाइड ब्रेन के तीन पार्ट। हिंड ब्रेन। हाँ हिंड ब्रेन। हाँ हाँ, वही हाइड ब्रेन, एंड नहीं बोलते, हाइड ब्रेन। ठीक है, तो हाइड ब्रेन के तीन पार्ट, सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला। तो सेरिबेलम तो वो कॉलीफ्लावर की तरह दिखाई देता है ना, तो कॉलीफ्लावर थोड़ा ना है। तो ये वाला पार्ट क्या है, पोन्स और मेडुला। मेडुला। हाँ, पोन्स मेडुला। और मेडुला, राइट। ठीक है, तो देखो ये जो फूला वाला पार्ट है पोन्स है, और नीचे वाला पार्ट मेडुला है ना। चलो मैं बता देता हूँ, इनफैक्ट मैं नोट कर देता हूँ। तो ये वाला पार्ट पहले समझिएगा, नोट बाद में करिएगा, आपको डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। पोन्स, है ना, जिसको पोन्स वेरोलाई बोलते हो आप। ठीक है, मैं लिख ही देता हूँ, पेंस पोन्स वेरोलाई। पोन्स भी बोलोगे तो भी चलेगा, और नीचे वाले पार्ट को अपन बोलते हैं मेडुला, है ना। तो पोन्स हो गया और मेडुला हो गया। अब देखो क्या होता है कि दो सेंटर होते हैं हमारे, कहाँ पे, दो सेंटर भाई साहब पाए जाते हैं हमारे इसमें, दो सेंटर पाए जाते हैं पोन्स वाले पार्ट, एक इस जगह पर और एक इस जगह पर। इन दोनों का एग्जैक्टली फंक्शन बता पाना मुश्किल काम है ना। तो एक्चुअली कंट्रोल कौन करता है, जिसका फंक्शन साइंटिस्टों को पता है, दो और रीजन है। एक यहाँ पर पाया जाता है इस पॉइंट पे, थोड़ा सा यहाँ मेडुला में, है ना, और एक यहाँ। इनको कहते क्या है, पहले मैं वो बताता हूँ इनको क्या कहा जाए। ठीक है, तो देखिए भाई साहब, ये वाला पार्ट और ये वाला, है ना। तो ऊपर वाले पार्ट को हम बोलते हैं निमोटैक्सिक सेंटर, इसको बोलते हैं निमोटैक्सिक। निमोटैक्सिक सेंटर क्या होता है, इसका फंक्शन जो साइंटिस्टों को पता है ना, इसका फंक्शन है प्राइमरली लिमिट द इंस्पिरेशन। लिमिट द इंस्पिरेशन, ये कंट्रोल करता है इनहेल करने, है ना। और इसको बोलते हैं एन्यूस्टिक सेंटर, है ना, एपन्यूस्टिक सेंटर। एपन्यूस्टिक सेंटर, ये क्या है, नॉट वेल अंडरस्टूड फंक्शन, है ना। इसके काम हमको प्रॉपरली पता नहीं, नॉट वेल अंडरस्टूड, है ना। अच्छी तरह से इसके फंक्शन हम लोगों को अभी तक नहीं पता है। ठीक है, अब देखो ये जो नीचे के दो पार्ट बचे, है ना, इनको हम लोग क्या कहें, ये वाले दो पार्ट। तो इनको भाई साहब, ये वाला पार्ट और ये वाला, है ना। तो इनफैक्ट मैं एक की तरफ लिख देता हूँ, इधर ही लिख देता हूँ, ये वाला। तो इसको हम लोग बोलते हैं भाई साहब वीआरजी। वीआरजी होता है वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, वेंट्रल
रेस्पिरेटरी ग्रुप, है ना, दिस इज VRG, and the below one is, that is DRG, dorsal respiratory group, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। तो VRG और DRG। अब देखिए VRG और DRG का फंक्शन क्या है, देखो भाई साहब समझते जाइए। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि ये हमारी भाई साहब बैकबोन है। आप मान लीजिए कि ये हमारी ये रिब्स है, एक ये रिब हो गई, ये रिब हो गई, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो ये हमारी रिब्स हो गई, है ना। तो ये रिब्स मान लीजिए, ये हमारी रिब्स है, ठीक है। अब रिब्स में एक यहां से ये आपकी एक नर्व आती है, कहां से, VRG से, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप से, और ये इसके मसल्स को कंट्रोल करने का काम करती है। इसका फंक्शन क्या होता है, इंटरनल इंटरकोस्टल जो हमने मसल्स हमने पढ़ी थी उनको कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करता है ना। तो ये वाला मतलब VRG वाला पार्ट, ठीक है, मैं लिख देता हूं, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स contract during expiration। तो जब हम सांस को छोड़ते हैं ना, ब्रीद आउट करते हैं, तो एक्सपायरेशन के टाइम पे इंटरनल इंटरकोस्टल मसल को कंट्रोल करने का काम VRG करता है। याद रखिएगा, इनसे क्वेश्चन, इस डायग्राम से क्वेश्चन, दिस इज मोर देन सफिशिएंट, इस डायग्राम से क्वेश्चन कई बार एम्स में भी आया, कई बार एम्स में भी आया। तो आप ध्यान रखिए, इसीलिए मैं आपको स्पेशली आपको इस डायग्राम से समझा रहा हूँ। बस आपको उस डायग्राम से सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ध्यान समझते जाइए, ठीक है, नोट बाद में करने के चक्कर में पड़ो। दूसरा क्या होता है भाई साहब, एक न्यूरॉन्स ऐसे आता है, ये न्यूरॉन्स दो पार्ट में डिवाइड, ठीक है ना। एक कमांड इधर चली जाती है और दूसरी कमांड इधर चली, ठीक है। आप देखो, तो यहाँ पर इधर दूसरी वाली कमांड इधर चली आई, ठीक है, ये मसल्स हो गए, है ना, ये हमारी मसल्स हो गए, ठीक है। ये रिब्स के बीच में जो मसल्स हैं, कुछ इंटरनल इंटरकोस्टल है, कुछ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। अब ये वाला जो पार्ट, ये मसल्स इधर आ गई, मतलब जो DRG से मसल्स हमारे कहाँ पे आई, हमारे रिब केज की तरफ आई। ये क्या करती है, ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। तो कुल मिलाकर के जो VRG है वो एक्सपायरेशन को कंट्रोल कर रहा है, DRG इंस्पिरेशन को कंट्रोल कर रहा है। और ये वाला भाई साहब, ये वाला जो आया है, ये दूसरे वाला मसल, ये वाला मसल्स टच करता है जाकर के या कंट्रोल करता है जाकर के हमारे डायाफ्राम। सो डायाफ्राम इज कंट्रोल, ठीक है। तो डायाफ्राम को भी कंट्रोल करने का काम DRG करता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई आपको?
क्लियर है? एकदम क्रिस्टल क्लियर है? बताओ भाई, दोनों लोग बताओ। हिबा, Sir. इज इट क्लियर? Yes, sir. ठीक है, ग्रेट। तो दोनों लोग आप लोग इसको प्रॉपर नोट कर लीजिए, है ना? फिर हम लोग आगे चलते हैं, तब पढ़ेंगे हम लोग रेस्पिरेटरी। हो गया? No, sir. दो Yes, sir. कोई नहीं, नोट कर लो। हिबा समझ में आ गया ना सही से? एक बार देख लो। Yes, sir. ठीक है, ग्रेट। आप इसको फंक्शन याद रखिएगा, इससे फंक्शन बहुत बार पूछे गए हैं ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट।
सर हो गया। ठीक है, चलो क्लियर। तो देखो इसमें लिखने की जरूरत नहीं, एवरीथिंग इज क्लियर हो रही है, राइट। आप नेक्स्ट आप हेडिंग ला लें, डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू रेस्पिरेशन, है ना। सर हम इसमें कुछ लिखेंगे नहीं? हाँ, बस यही लिखो, यही लिखना है ना। बोलो तो लिखवा देता हूँ, सर सेम ठीक। लिखवा दो सर इसमें। चलो अच्छा नोट करो। respiration is respiration is respiration is controlled by hide brain, mainly by pons and medulla, mainly by pons and medulla. Full stop. It is an involuntary process, मतलब हमारे कंट्रोल में नहीं है। It is an involuntary process. Full stop. Adult human being breathe adult human being breathe average 14 times per minute. Adult human being breathe average 14 times per minute, but infants breathe about 44 times पर मिनट। कहीं कहीं आपको 33 भी मिलेगा, ठीक है। तो ये एवरेज होता है ना। इसमें कोई फिक्स डेटा नहीं है, जो ब्रीदिंग का आपको फिक्स डेटा कहीं नहीं मिलेगा। कहीं कि आपको मिलेगा 14 to 16 मिलेगा, कहीं 15 मिलेगा। तो आप एवरेज मान के चलो 12 to 16 होता है ब्रीदिंग रेट नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का। सोते समय आप मान लो 7 से 8 पर मिनट होता है। और चाहे मतलब इन्फेंट का 33 to 44 के बीच में कुछ मिलेगा आपको डेटा, ठीक है। बिकॉज दिस इज एन एवरेज, इट्स नॉट फिक्स। इट डिपेंड्स ऑन द एज, सेक्स एंड द लाइक ज्योग्राफिकल कंडीशन, है ना, कि किस पर्टिकुलर लैटिट्यूड में है, कहाँ पर है। तो ये ज्योग्राफिकल कंडीशन में, एटमॉस्फेरिक कंडीशन पे, एल्टीट्यूड पे, बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। इसलिए डिफाइन कर पाना बड़ा मुश्किल काम है कि एवरेज रेट क्या हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, respiratory center is composed of respiratory center is composed of groups of neuron located in medulla. Respiratory center is composed of groups of neuron located in medulla and pons. Full stop. First point, DRG is located in dorsal portion of, मतलब किधर, ये पीछे की तरफ, ठीक है। DRG is located in the dorsal portion of the medulla full stop. It mainly causes the inspiration. It mainly causes the inspiration. full stop, इसी में लिखिए। It controls the external intercostal muscle. It controls the external intercostal muscle during the inspiration
Next point, VRG is located in ventral part of medulla, full stop. It causes either inspiration or expiration, either inspiration or expiration, depending on which neuron in the group, depending on which neuron in the group are stimulated. Next, there are two control center in pons. Full stop. Next point, pneumotaxic center is located on pneumotoxic center is located on the dorsal part of pons. Pneumotoxic center is located on the dorsal portion of pons. The function of this part is to primarily limit the inspiration. Next part, apneustic center is located on the lower part of pons. Apneustic center is located on the lower part of pons. Full stop. The function of this part is not well understood, but it is thought that it operate in association with pneumotoxic center. To control the depth of inspiration. That's it. ठीक है? Right? Yes, sir. अब डालिए हेडिंग डिसऑर्डर रिलेटेड टू रेस्पिरेशन. आपको डिसऑर्डर्स बता देता हूँ. एम्फाइसेमा नीट में कई बार पूछा गया है. एम्फाइसेमा क्या होता है? तो आ जाते हैं डिसऑर्डर. तो डिसऑर्डर्स में भाई साहब सबसे पहला डिसऑर्डर है जिसको अस्थमा या ब्रोंकियल अस्थमा कहते हैं. ब्रोंकियल अस्थमा. अब देखो ब्रोंकियल अस्थमा, तो ब्रोंकियल अस्थमा क्या होता है?
ये एलर्जी की वजह से होता है ना, जिससे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कोई अफेक्ट करती है। नोट करेंगे, इट इज यूजुअली caused due to allergic reaction. It is usually caused due to allergic reaction in respiratory tract. Next point. Allergent release the histamine from mast cell. Allergent release the histamine from mast cell. Next point. It may cause coughing, wheezing. जानते हो क्या होता है wheezing? Do you know what is wheezing? Coughing, you know? Yes, sir. wheezing क्या होता है, कई बार देखा होगा ना कि पूरा हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बहुत भयंकर, जो बहुत तेज से जुकाम हो गया है ना, खतरनाक वाला, तो उससे क्या होता है कि अपना रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इतना चोक हो गया कि जब सांस लेते हैं तो दूर से सामने वाले को आवाज सुनाई देती है ब्रीदिंग की, है ना, Yes, sir. जी जी करके ऐसे आवाज आती है नाक से हमारे, वो वीजिंग वाली कंडीशन होती है। छोटे बच्चों को जब कंजेशन हो जाता है ना, उसको वीजिंग कहते हैं, ठीक है, कॉज वीजिंग एंड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग ड्यूरिंग एक्सपायरेशन। ठीक है, राइट। इट इज कंट्रोल्ड बाय एंटीबायोटिक थेरेपी। अच्छा, मास्ट सेल और हिस्टामाइन पता नहीं, पता है, बताओ, पता है? एनिमल टिश्यू हमने पढ़ा है क्या? Yes, sir. पढ़ा है ना? हाँ, तो फिर मैंने बताया था मास्ट सेल और हिस्टामाइन क्या होते हैं, याद है ना? अरे Yes, sir. मैंने कहा था ना, हाँ, एलर्जी हो जाती है तो वो हिस्टामाइन रिलीज करते हैं, जिससे हमारी खुजली, इचिंग वगैरह वो स्टार्ट होती है ना, इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाता है, वो सब मास्ट सेल की वजह से होता है। तो वो ये बताती है कि पर्टिकुलर पार्ट में अटैक हुआ है, किसी एंटीजन का अटैक हुआ है। दूसरी डिजीज है एम्फाइसेमा, ये बहुत बार पूछा गया। एम्फाइसेमा और ये लास्ट पॉइंट क्या था? इज कंट्रोल्ड बाय एंटीबैक्टीरियल। एंटीबैक्टीरियल नहीं भाई, एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट थेरेपी, है ना, एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट है थेरेपी एम्फाइसेमा। ठीक है, इसमें क्या होता है ना कि ये फ्लूइड से पूरे हमारे एल्वुलाई भर जाते हैं, है ना, तो नोट करेंगे। एम्फाइसेमा is inflation or abnormal distension of alveolar sac. It is the inflammation of Inflammation or abnormal distension of alveolar sac. क्या होता है, ये हो गई हमारी एल्वुलाई। अब एल्वुलाई में बीच बीच में इस तरह से सेप्टा पड़े होते हैं, ये इस तरह से अंदर सेप्टा बने होते हैं। ये जो सेप्टा होते हैं ना, ये टूट जाते हैं तो मतलब फैल जाती है एल्वुलाई, तो लगेगा ये हवा से भरी हुई है। ठीक है, एम्फाइसेमा का मतलब ही होता है फुल ऑफ एयर, है ना। तो ये सेप्टा जो होते हैं ये ब्रेक हो जाते हैं, नोट करेंगे। द सेप्टा बिटवीन एल्वुलाई collapse. The septa between alveoli collapse. The septa between alveoli collapse
and the surface area for gaseous exchange, the surface area for gaseous exchange is greatly reduced. The surface area for gaseous exchange is greatly reduced. Right? Or Yes, sir. the lungs remain in flattened, the lungs remain in flattened, right? और क्या होता है, सांस छोड़ने में दिक्कत होती है, नोट करेंगे। exhalation become difficult, exhalation become difficult। अगला पॉइंट अंडरलाइन करके लिखिएगा, एम्फाइसेमा, ये सिम्टम्स इसके पूछे जाते हैं इसलिए याद रखना है। एम्फाइसेमा is closely related with cigarette smoking, है ना? तो स्मोकिंग नहीं करनी, यही इसका प्रिवेंशन है। और क्या है, एम्फाइसेमा हो गया, अस्थमा हो गया, और ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, वो पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन से होते हैं, मतलब जो लोग कॉटन फैक्ट्री में काम करते हैं, जहां पर बहुत ज्यादा ये होता है, क्या बोलते हैं, डस्ट होती है, सीमेंट फैक्ट्री में काम करते हैं, एस्बेस्टस की फैक्ट्री में काम करते हैं, उन लोगों के, या केमिकल फैक्ट्रीज। ग्लास, हाँ ग्लास इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो देखो इसका कोई दूसरा वो नहीं होता, है ना? कुछ हमेशा क्या होता है कि हेल्थ हैजार्ड, कुछ प्रोफेशन ही ऐसे हैं जिसमें जिनका हेल्थ हैजार्ड क्या है, साइड प्रोडक्ट है ना? वो आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं। अगर कोई बंदा ग्लास इंडस्ट्री में काम कर रहा है तो सिलिका उसके लंग्स में जानी ही जानी है, ठीक है? उसको क्योर कर सकता है ना? प्रिवेंशन कर सकता है, लेकिन उसका इम्पैक्ट, बैड इम्पैक्ट पड़ना ही पड़ना है। इनको हम ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स कहते हैं, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी disorders। नोट करो, these disorders are due to occupation of the individual। Next point, these are caused by harmful substances such as gas, fumes, dust present in gas, fumes or dust present in the environment present in the environment where person work। अब जो लोग ये सीमेंट फैक्ट्री में काम करते हैं या कॉटन फैक्ट्री में, उनकी नाक में, या इसमें ग्लास फैक्ट्री में, उनकी नाक में सिलिका जाता है, तो जिसकी वजह से उनको एक जो डिसीज होती है उसको बोलते हैं सिलिकोसिस, एज सिलिकोसिस। एंड फिर मैंने बताया जो एस्बेस्टस की फैक्ट्री में काम करते हैं उनके नाक में एस्बेस्टस की डस्ट जाती है, तो उनको हो जाती है एस्बेस्टोसिस। ठीक है, सिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस आर द कॉमन एग्जांपल of the disease। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट,
in these disease, proliferation of in these disease proliferation of fibrous connective tissue takes place. Proliferation of These in these disease proliferation of fibrous connective tissue takes place at the upper part of lungs. ठीक है? purification of Fibrous connective tissue takes place at the upper part of lungs. It become chronic after the exposure of 10 to 15 ईयर. इसके बाद ही क्रोनिक हो जाती है, ये खतरनाक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है आफ्टर 10 to 15 ईयर. सर आप थर्ड पॉइंट रिपीट कर सकते सर, कट कट के आवाज आ रही है आपकी सर. हाँ नेट तो दोस्त चल रहा है ना जबरदस्त. ठीक है, चलो नोट करो. सर मेरा ही खराब होगा सर. मे बी, है ना. It becomes chronic after 10 to 15 years. ये वाला था ना ये लाइन. सर नहीं सर, इससे पहले in these diseases proliferation of in this disease proliferation of fibrous in this disease proliferation of fibrous connective tissue takes place at upper part of lungs. नेक्स्ट है भाई साहब, चौथी डिजीज है ब्रोंकाइटिस. मतलब ये डिजीज में एल्वुलाई इसके बाद वाला पॉइंट क्या था? इट बिकम्स क्रॉनिक आफ्टर 10 to 15 ईयर. मतलब 10 से 15 साल तक तो कुछ नहीं होता, उसके बाद 10 से 15 साल के बाद ये मतलब एक क्रोनिक फॉर्म ले लेता है, फिर इसको क्योर कर पाना मुश्किल हो जाता है. इसीलिए आप देखोगे कि जो लोग मर्चेंट इन केस इफ यू आर इन टच विद दोस पीपल हु आर वर्किंग विद द मर्चेंट नेवी एंड कार्गो शिप्स, तो आप देखोगे ऐसे लोग जो कार्गो शिप में सल्फर, जो शिप जिस शिप पे सल्फर लदा होता है, फॉस्फोरस लदा होता है, अगर किसी बंदे ने उस पे 2 महीने काम किया तो उसको मैंडेटरी है कि 15 डेज की लीव दी जाती है रिकवर करने के लिए, हीलिंग करने के लिए. क्योंकि माना जाता है कि अगर फॉस्फोरस, सल्फर इस तरह के हैजार्डस सब्सटेंस उसमें लोडेड हैं तो डेफिनेटली उससे कुछ ना कुछ उसका इम्पैक्ट बॉडी में पड़ता ही पड़ता है. जो सेलर्स होते हैं, मर्चेंट नेवी में जो लोग होते हैं, राइट, तो उनको मैंडेटरी लीव दी जाती है ना. तो उसके पीछे ये रीजन. ठीक है, ब्रोंकाइटिस नोट करेंगे. द इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई it is caused by an infection or it may be also caused by cigarette. पॉइंट था इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई, देन Inflammation of bronchi. Then it may be also caused by cigarette smoking and exposure to pollution. Cigarette smoking and exposure to pollution. Exposure to pollution. Right? अब इसका एक ही तरीका है, तो वन में अवॉइड स्मोकिंग, राइट. एक और लिख लो. निमोनिया. सर निमोनिया का सीवियर फॉर्म ऑफ कोल्ड होता है. हाँ, निमोनिया का निमोनिया तो सर बेसिकली सीवियर फॉर्म ऑफ कोल्ड होता है. नहीं 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 नहीं, दैट इज नॉट सीवियर फॉर्म ऑफ कोल्ड. निमोनिया में क्या होता है, एक बैक्टीरिया है, उसका नाम है
स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। तो ये जो बैक्टीरिया होता है इसके इन्फेक्शन की वजह से निमोनिया। एक्चुअली ये जो लोग ज्यादा कोल्ड कंडीशंस में रहते हैं, मॉइस्ट और कोल्ड कंडीशन में रहते हैं, उनको होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ये होता है, इट इज कॉज्ड बाय कोल्ड एंड मॉइस्ट एनवायरनमेंट, है ना। निमोनिया का बैक्टीरिया वहां सर्वाइव करता है और हाईली इन्फेक्शियस, मतलब वो लोग प्रोन होते हैं जो ऐसे एरियाज में। ठीक है, नोट करो। इट इज एक्यूट इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन, it is acute infection or inflammation of alveoli. Full stop. It is caused by bacteria. It is caused by bacteria Streptococcus pneumoniae. It is caused by bacteria Streptococcus pneumoniae. Sometime bacteria, sometime other bacteria, protozoa or fungi, sometime other bacteria, protozoa or fungi may also cause pneumonia. Next point. The alveoli becomes inflamed. Full stop. Most of air space, पॉइंट क्या था सर? alveoli becomes inflamed. Full stop. Most of air spaces of alveoli is filled with fluid and dead WBC. ठीक है, which limit the exchange of gases. Last but not the least, एक और डिजीज होती है टीबी, जिसको कहते हैं ट्यूबरकुलोसिस। Fluid and WBC, filled with fluid and WBC. Yes. Which limit the respiration, exchange of gases, sorry. ट्यूबरकुलोसिस, है ना, टीबी। ये होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाइसे। बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये बैक्टीरिया का नाम है। इस बैक्टीरिया से होती है बीमारी, है ना। It most often affect lungs and pleura. It most often affect lungs and pleura. Full stop. Bacteria may destroy the parts of lungs tissue and the tissue is replaced by connective tissue. Full stop. Gases do not diffuse easily through the fibrous tissue. Next point. Symptoms include
फटीग, वेट लॉस, फीवर, नाइट स्वेट, कफ, चेस्ट पेन। ठीक भाई, तो दिस वाज ऑल अबाउट द रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। तो ये हमने खत्म कर Yes, दिया। sir, fatigue, weight loss, chest pain और कफ, फीवर, स्वेटिंग एट नाइट, है ना? ठीक है, तो ये वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। अब बताओ किसी तरह का कोई डाउट? हिबा No, बताओ बेटा, ऑल क्लियर? Yes, sir. ऑल क्लियर। तो कुछ बच्चे लास्ट क्लास में आए थे, कुछ बच्चे गेस्ट अपीयरेंस में आते हैं। लास्ट क्लास में एक दो क्लास आएंगे, फिर गायब, फिर एक दो क्लास आएंगे, फिर गायब। आई डोंट नो हाउ डू दे मैनेज। सर कौन सा हम स्टार्ट करने वाले हैं अभी चैप्टर सर नया? हाँ, नेक्स्ट चैप्टर हमारा है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। सर सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी बड़ा है थोड़ा सा कंपैरेटिवली, ये भी डाइजेशन जैसा ही है ना, लेकिन इसमें भी समझने वाला काफी कुछ है। तो सबसे पहले इसमें एक पार्ट हम लोग समझेंगे, ब्लड वाला पार्ट, है ना? वन सेकेंड। ठीक, तो इसमें कुछ जनरल कॉन्सेप्ट है, जनरल चीजें हैं, वो आज जस्ट स्टार्ट कर देते हैं इस चैप्टर को, है ना? तो हेडिंग डालेंगे आप लोग बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। कुछ जनरल कॉन्सेप्ट है, फिर हम लोग पढ़ेंगे ब्लड क्या होता है, ब्लड प्लाज्मा में क्या डिफरेंस है ना? तो चलो मैं बता ही देता हूँ ब्लड क्या है, प्लाज्मा क्या है, फिर आरबीसी क्या है, डब्ल्यूबीसी क्या है, ब्लड क्लॉटिंग कैसे होती है, डब्ल्यूबीसी कितने टाइप की होती है, ये चीजें हम लोग पढ़ेंगे। और इसको ध्यान से पढ़िएगा ब्लड वाला पार्ट, क्योंकि हमें इसकी जरूरत 12th में भी पड़ेगी, तो दोबारा आप फिर से 12th में पढ़ेंगे इसको। एक चैप्टर है डिजीजेस, वो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस करके आपको 12th में, ये चौथा या पांचवा चैप्टर, ये नहीं छठा चैप्टर वो है ना? तो उसमें हमको दोबारा से पढ़ना पड़ेगा चीजें कुछ। तो पहले मैं आपको कुछ एक वाइड आइडिया, एक आइडिया दे देता हूँ, है ना? थोड़ा सा ग्रॉस आइडिया दे देता हूँ कि कैसे एक मैं ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस पहले समझाता हूँ। तो देखो क्या होता है कि ब्लड क्या है, प्लाज्मा क्या है ना? तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमारे पास एक, सपोज दैट दिस इज अ ग्लास, और दिस इज टम्बलर। हमारे पास एक टम्बलर है और हमने क्या किया है, इस टम्बलर में हमने ब्लड भर दिया, इस टम्बलर में ब्लड भर। अब अगर ये किसी हेल्दी बंदे का ब्लड है ना, तो क्या होगा कि मैं अभी से बता देता हूँ, 7 से 20 मिनट में क्लॉटिंग हो जाएगी। क्लॉटिंग में आपको अभी नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा कि ब्लड क्लॉटिंग क्या होती है, क्योंकि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उससे क्वेश्चन नीट में वो पूछा जाता है, बहुत बार पूछा, तो वो आपको इन डिटेल आना चाहिए। तो मैं आपको इन डिटेल पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, क्लॉटिंग होती है क्या है कैसे। तब तक के लिए सिर्फ मैं क्लॉटिंग इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ब्लड में कितने कंपोनेंट होते हैं, कितने कंपोनेंट से मिलकर के ब्लड। अब हमने क्या किया कि किसी भी मैमल का ब्लड लिया, मतलब ह्यूमन का ब्लड लिया, नॉट मैमल, हम लोग ह्यूमन की भी बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी हम लोग पढ़ते हैं। तो अब हमने क्या किया कि ये यहाँ पे देखा कि 7 से 10 मिनट बाद क्या हुआ कि इसमें कुछ चेंजेस आना, चेंजेस क्या आना स्टार्ट हो गए कि ये कुछ पार्ट रेड क्लॉट जैसे, जैसे कि आप क्या करते हो, पनीर बनाते हो तो आप क्या करते हो, मिल्क में आपने नींबू निचोड़ दिया,
है ना, लेमन स्क्वीज किया एंड आफ्टर स्क्वीजिंग लेमन और या फिर कुछ और भी खट्टी चीज डाली, तो लेमन स्क्वीज करने के बाद वो वाटर वाला पार्ट अलग हो जाता है और एक क्लॉट वाला पार्ट अलग हो जाता है। तो क्या हुआ कि ये एक रेड कलर का क्लॉट अलग हो गया, है ना? और साथ में कुछ वाटर जैसा कंटेंट जो था, ना, कुछ वाटर जैसा कंटेंट वो अलग हो। देखो, तो क्या हुआ, कुछ क्रीमिश कलर का वाइट येलोइश कलर का वाटर जैसा जो कंटेंट था वो अलग हो गया और ये अलग हो गया। तो अब देखो ये वाला जो पार्ट है ना, तो दिस इज येलो फ्लूइड, ये अलग हो गया। और दूसरा हमने देखा ये जो पार्ट है, दिस इज रेड ब्लड क्लॉट, सॉलिड वाला पार्ट अलग हो गया, इसको हमने क्लॉट कहा। अब ये जो येलो वाला फ्लूइड है ना, येलो कलर फ्लूइड है, ये येलो वाला जो फ्लूइड है ये किस चीज से मिलके बना है, इसको हम कहते क्या पहली बात, तो इसको हम लोग बोलते हैं भाई साहब ब्लड प्लाज्मा। और इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं ब्लड क्लॉट, इसे हम ब्लड प्लाज्मा बोलते हैं, ब्लड क्लॉट, इसे ब्लड क्लॉट कहते हैं। ब्लड प्लाज्मा जो है इसमें 90% तो वाटर है, बाकी का जो 10% पार्ट है इसमें आप देखेंगे शुगर है ना, फैट है ना, प्रोटीन है, और क्या है, विटामिन है, और क्या है, और मिनरल है, ये सब डिजॉल्व है ना। जो ब्लड क्लॉट है इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट कुछ प्रोटीन है, जैसे एक प्रोटीन है थ्रोम्बिन प्रोटीन होता है ना। तो ये हमारा, अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि तो ब्लड को हम इतने पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है ना, और ब्लड में लिम्फ भी होगा, प्लाज्मा लिम्फ आगे होगा, लिम्फ आगे, लिम्फ आगे होगा, ठीक है। तो ये इतने सारे ब्लड के एक्चुअली कंपोनेंट होते हैं। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि ब्लड में प्लाज्मा का परसेंटेज कितना होता है, पूछा हुआ क्वेश्चन है ऑलरेडी, बताओ कौन बताएगा, ठीक है सर बताओ बेटा, ब्लड में प्लाज्मा का परसेंटेज कितना होता सर 90% प्लाज्मा ही तो होता है सर ब्लड में। है? ओके, ठीक आप बताओ, एनी आइडिया, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्लाज्मा इन ब्लड? लुक, नहीं महराज, 90% नहीं होता, 55% ये होता है क्या, प्लाज्मा, और 45% इज सॉलिड पार्ट। इस 55% का 90% इसमें वाटर, समझ आया, राइट? इस कंपोनेंट को नोट करो, यस सर समझ में आ गया। राइट, इस कंपोनेंट को नोट करो, है ना, फिर कुछ पॉइंट्स हम लोग जॉट डाउन करते हैं, बाकी इसको और इन डेप्थ पढ़ेंगे हम, मैं आपको ब्लड क्लॉटिंग पूरी बताऊंगा, फिर इसको और डिटेल में बताऊंगा कैसे कैसे होती है, किस तरह से होती है, कब नहीं होती है। नोट कर लिया?
सर हो गया। ठीक है, चलो तो नोट करो। वाटर इज अबाउट, अब पॉइंट्स के फॉर्म में लिखते जाओ, ठीक है ना। सब मेडिकल के क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे मैंने आपको अभी पूछा कि प्लाज्मा का परसेंटेज, ये बड़ा पुराना क्वेश्चन है, अब तो नहीं आएगा इतना इजी क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन ये पूछा वो क्वेश्चन है, देखो, है ना। ये सिंपल क्वेश्चन मैंने बताया ना, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं। नोट करो, वाटर इज अबाउट 60% ऑफ बॉडी वेट, water is about 60% of body weight or 42 liter 42 liter in a human body, in a human body of average weight, human body of average weight 70 kilogram. Next point, an increase in the percentage of fat, and an increase in the percentage of fat leads to decrease in the amount of water, leads to decrease in the amount of water. Next point, intracellular fluid contain large amount of potassium and phosphorus. Intracellular fluid contain large amount of potassium and phosphorus, in the form of ions. अच्छा, व्हाट इज इंट्रासेलुलर फ्लूइड? ईसीएफ उसको बोलते हैं, ब्रैकेट में लिख लो ईसीएफ। फॉस्फोरस एंड phosphorus in the form of ion. ECF क्या है और ICF क्या है? इंट्रासेलुलर फ्लूइड इज ICF और एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड ECF। ICF मतलब प्रोटोप्लाज्म, और ECF का क्या मतलब हुआ? ब्लड प्लस लिम्फ, है ना, ये ECF में आ गया, ठीक है ना, क्लियर है ना? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट, ब्लड फॉर्म्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार बना के लिखिए, ब्लड फॉर्म्स 30 to 35%, blood forms 30 to 35% part of ECF. Blood forms 30 to 35% part of ECF. Full stop, इसी में लिखिए, an adult person of 70 kg weight, an adult person of 70 kg weight contain about 5.5 liter of blood with pH value 7.4. Next, plasma is, ये वाला पार्ट मतलब ब्लड प्लाज्मा की हम लोग बात करें, प्लाज्मा इज एल्कलाइन नॉन लिविंग, अंडरलाइन करो नॉन लिविंग, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। प्लाज्मा इज एल्कलाइन नॉन लिविंग, constitute about
55% part of blood. Next point. Water alone forms 92% of plasma. Water alone forms. Plasma is alkaline, non-living, constitute about 55% of blood. के बाद क्या है? Next. अब इसका मतलब प्लाज्मा का 90%, 90 to 92% वाटर है. Water alone forms 92% ये वाला पार्ट. Water alone forms 92% of plasma. Next point. Plasma contain mineral, nutrient and protein. Next point. It contain 6 to 8% protein of plasma. It contain 6 to 8% protein of plasma, which is, अब ये जो प्रोटीन पार्ट है, प्रोटीन क्या 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 है, which is albumin, which is albumin and globin. एल्ब्यूमिन प्रोटीन क्या होता है मेराज? कोई एग्जांपल है एल्ब्यूमिन प्रोटीन का? एग में होता है. राइट, जो एग व्हाइट होता है वो एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है. यस सर. आप देखो क्या होता है कि हमारे ब्लड में, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये क्वेश्चन है कि हमारा ब्लड होता है बेसिक, जबकि हम दिन भर जो खाना खाते हैं एसिडिक होता है. इनफैक्ट जो पानी पीते हैं वो भी एसिडिक होता है. तो हमारे ब्लड का पीएच वैल्यू क्यों नहीं चेंज होता? एक्चुअली ये जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन हो, ये हमारे ब्लड के पीएच वैल्यू को चेंज करने का अपोज करती है, बफर सोल्यूशन की तरह काम करती है. तो कुल मिलाकर के एल्ब्यूमिन प्रोटीन इज रिस्पांसिबल फॉर मेंटेनिंग द पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड. क्लियर है? यस सर. नोट करो, नीचे स्टार बना के लिखो. एल्ब्यूमिन works as buffer solution. Albumin works as buffer solution. Albumin works as buffer solution. It maintain the pH value of blood. It maintain the pH value of blood. Right? Okay. यस सर. और next, heparin is anticoagulant. ये हमारे ब्लड को जमने नहीं देता, मतलब हमारे ब्लड की क्लॉटिंग इनसाइड क्यों नहीं आती? हेपेरिन इज एंटीकोगुलेंट. इट डू नॉट अलाउ ब्लड. हेपेरिन इज एंटीकोगुलेंट. इट डू नॉट अलाउ ब्लड टू क्लॉट इनसाइड आवर बॉडी. ठीक है, तो ये था कुछ. अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है. सीरम क्या होता है? सुना होगा आपने टर्म सीरम, ब्लड सीरम, है ना? कोरोना के टाइम में सुना होगा कि लोगों को ब्लड सीरम चढ़ाया जा रहा है ना? सुना होगा ना, सीरम चढ़ाते हैं. तो व्हाट इज सीरम? ये जो ये है, क्या बोलते हैं, ब्लड प्लाज्मा. प्लाज्मा से जो क्लॉटिंग फैक्टर होता है उनको हटा लो तो हम इसको सीरम कहेंगे. इसी को प्लाज्मा से सिर्फ एक चीज निकाल लेना, क्लॉटिंग फैक्टर. क्लियर है? तो नोट करो, प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर, प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर is called blood serum.
plasma without clotting factor is called blood serum, है ना। तो ये कुछ जनरल पॉइंट थे ना। नेक्स्ट क्लास में बाकी सर्कुलेटरी सिस्टम हम लोग स्टार्ट करेंगे, कैसे सर्कुलेशन होता है। बताइए अभी तक जो हमने पढ़ा, किसी तरह का कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। नो सर। कोई क्वेश्चन नहीं? ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं और इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। हिबा, ऑल क्लियर बेटा? कोई डाउट बोलो। थैंक यू सर। No, sir, no doubt. वेलकम वेलकम बेटा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। नेक्स्ट क्लास Thank you, में कौन sir. सा टॉपिक? यही टॉपिक नेक्स्ट क्लास में